हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस एमबीसी ट्यूशन क्लासेस पे। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शंस में हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं, बहुत सारी केमिकल इक्वेशन पढ़नी है और पढ़ना है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हम। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमें नए सब्सटेंसेस बनते हुए दिखते हैं, उनकी नई नई प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ पर क्या होता है, हमने एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट लिया, उसके फॉर्मेशन हुई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है हमारा, जो हम एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो हमारा रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट हमेशा हमारा राइट साइड में लिखा जाता है और इनको सेपरेट किया जाता है एक एरो से। तो ये जो रिएक्शन होती है ये क्यों होती है, मतलब इनके बीच में ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिससे हमारे नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होकर आती है। पढ़ते हैं। दिस अकर व्हेन केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। जो पुराने रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड थे वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो कब पता चलता है कि यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे रिएक्शन में। तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो रही है। वो ऑब्जर्वेशन है हमारी, जैसे कि उस रिएक्शन में हमें कलर चेंज होते हुए दिखेगा, उस रिएक्शन से हमें गैस की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी, उस रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी, उस रिएक्शन का हमें टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल दिया है एक केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं 2 और ऑक्सीजन के लिए हैं, उससे फॉर्मेशन की हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं कि हमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहला है चेंज इन कलर। ये इंपॉर्टेंट है। चेंज इन कलर, किसी भी रिएक्टेंट का अगर आपको कलर चेंज होता हुआ दिखे तो समझ जाइएगा कि वो रिएक्शन प्रोसेस में है, प्रोडक्ट बनने की तैयारी में है। जैसे कि कॉपर को अगर हम एयर की प्रेजेंस में हीट करें, अगर एयर की प्रेजेंस में हीट करें तो वो काला पड़ जाएगा और फॉर्मेशन होगी हमारी कॉपर ऑक्साइड की। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि रिएक्शन से गैस रिलीज हो रही है। अगर कभी आपको रिएक्शन में गैस बबल्स की फॉर्मेशन होते हुए दिखे तो समझ जाइए कि उस रिएक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम जिंक को रिएक्ट करवाएं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसके साथ अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जिंक क्लोराइड निकल कर आता है और उसके साथ हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन। रिएक्शन में जब भी आपको एक प्रेसिपिटेट बनता दिखे तो समझ जाइए कि उस रिएक्शन में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाई तो उससे हमारा सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हो रहा है। ये इंडिकेट करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। इसके बाद आता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। कभी भी आपको किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रिएक्टेंट का टेम्परेचर चेंज होता दिखे समझ जाइए कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया है। अब बात आती है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं भी आपको बता देती हूँ वरना ये इस चैप्टर में एंड में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन से हीट रिलीज होती है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ मैंने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH2 और इसमें हीट रिलीज होगी, H फॉर हीट। इसके दौरान यहाँ पर इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखें। देखिए केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम।
हमें कोई भी एलिमेंट दिया है, सबसे पहले एलिमेंट या कंपाउंड उसको उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको एक परफेक्ट उनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे, रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, एंड प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में रखेंगे, प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। देखिए ये प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, और उनको सेपरेट करेगा एक एरो जिसकी डायरेक्शन होगी प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज दिस। देखिए यहाँ पे हमने लिए हैं CH4 उनकी रिएक्शन करवाई है, दैट इज रिएक्टेंट, और एरो बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जिसमें हमारी CO2 गैस इवॉल्व होगी और हमारे वाटर की फॉर्मेशन होगी। देखिए पढ़ते हैं एक और सिंपल सी रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें हमने वाटर की फॉर्मेशन करके दिखाई है। यहाँ पे हमने लिए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उससे हमारे वाटर की फॉर्म। देखिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा के वाटर की फॉर्मेशन करवाई है। यहाँ पे लिख रहा है रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे होने चाहिए, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखे होने चाहिए, और एक एरो जो दिखाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, इंडिकेशन करता है कि हमारी रिएक्शन प्रोसेस में है टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। देखिए दो तरीके की केमिकल इक्वेशन होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें नंबर ऑफ एटम कभी भी इक्वल नहीं मिलेंगे। डेफिनेशन है एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन has an unequal number of atom of one or more element in the reactant and product। तो यहाँ पे इस चैप्टर में बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये अब 10th क्लास में नहीं सीखा तो आपको 11th में भी दिक्कत आएगी इससे, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं, और 12th में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 11th और 12th में इक्वेशन बैलेंस करना नहीं सिखाते हैं टीचर्स के अकॉर्डिंग। हम 10th क्लास में ही इसमें परफेक्ट होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन अ बोथ साइड। बताया मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो वो सारे इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसके और इसके नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मैटर को बनाया जा सकता है और ना मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी, फिर उसके बाद में अपना जो मैंने तरीका निकाला है इक्वेशन को बैलेंस करने का, जिससे बहुत जल्दी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। बस उससे आपको थोड़ी सी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं NCERT के अकॉर्डिंग कैसे इक्वेशन बैलेंस करनी बताई है उसने। स्टेप 1, सबसे पहले हमें जितने भी एलिमेंट प्रोवाइड करे गए हैं उन एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को उनके करेक्ट केमिकल फार्मूलाज में लिखने होंगे। केमिकल फार्मूलाज जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है HCl। इन ये केमिकल फार्मूला है, तो इनके करेक्ट केमिकल फार्मूलाज में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने होंगे। उसके बाद हमको बोथ साइड यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम गिनने हैं। उससे हमें यह पता चलेगा कि इसमें रिएक्टेंट कम है, इसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कम है या ज़्यादा है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कम है या ज़्यादा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट है हमारा
एडजस्ट द कोफिशिएंट, जब हमको पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ एटम कम है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ एटम कितने कम है 2, तो वहाँ पे हम 2 लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम कितने कम है 5, तो वहाँ पे हम 5 लगाएंगे। इस तरीके से हम उनको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमें चौथा पॉइंट दिया गया है कि याद रखना जो हम कोफिशिएंट लगाएं वो होल नंबर में होने चाहिए। होल नंबर मैंने अभी आपको लिख के बताया 2, 1, 5, ये नहीं 0.05 ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, जैसे 2/5 फ्रैक्शंस में लिखें, मिक्स्ड में लिखें, नहीं, सिंपल होल नंबर में रेशियोज होने चाहिए। इसके बाद फिर हम आपको एक इक्वेशन बैलेंस करके दिखाएंगे। देखिए एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको हम आपको बैलेंस करके दिखाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं सबसे सिंपल इक्वेशन, क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे 0 से स्टार्ट करके जब ही हम 100 तक पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे सिंपल इक्वेशन ली हमने, जहाँ पर लिया हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उससे बनाया हमने वाटर। इस टाइम यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने चाहिए। देखिए अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स है 2, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, लेकिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1। तो हमको ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। करते हैं बैलेंस इसको। यहाँ पर हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 करने के लिए वाटर के आगे 2 लगाएंगे। जब हमने वाटर के आगे 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 4। इनको बैलेंस करने के लिए हम जाएंगे फिर दोबारा से रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट पे पहले कितने थे 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसके आगे हम 2 लगा देंगे तो इससे हमारे हो जाएंगे 4 नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे अब 4 हाइड्रोजन के हो गए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितने हैं 2। ये हो गई अब इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस। तो सबसे सिंपल इक्वेशन थी। इसके बाद अब मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हम किसी भी, ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी, बहुत डिफ़िकल्ट इक्वेशन आती हैं जिनको हमें बैलेंस करना पड़ता है, उनको किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको मेटल्स पता होने चाहिए कि मेटल्स कौन कौन से होते हैं। तो मेटल्स लेंगे यहाँ पे, ये आप लिखते रहना अपनी कॉपी में, क्योंकि ये मैंने नोट्स में नहीं डाला है, क्योंकि नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है और ये मैं एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है ये ट्रिक। तो मेटल्स लिए हमने यहाँ पे जिंक, आयरन, Fe आयरन को बोलते हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, लीड, एंड दिस बेरियम। इसके बाद हम लिखेंगे नॉन मेटल्स के। देखिए मेटल्स क्यों लिखवाएं, मेटल्स की हमेशा इक्वेशन बैलेंस करने में प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट होती है। यानी कि अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम इन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में देख के इन मेटल्स को हम बैलेंस करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा नॉन मेटल्स, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटल्स कमी हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन।
ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी जो हमारी इक्वेशन को बैलेंस करने में रहेगी वो रहेगी नॉन मेटल्स की। इसके बाद आते हैं हमारे सबसे लास्ट में, जो हमारे मेटल भी बैलेंस हो जाए इक्वेशन में, नॉन मेटल भी बैलेंस हो जाए। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें से आप किसी को भी पहले बैलेंस कर लें, ठीक है। इनकी आती है थर्ड प्रायोरिटी, सबसे लास्ट में इनको बैलेंस किया जाता है। तो इक्वेशन बैलेंस करके दिखाती हूँ मैं आपको। हमने एक इक्वेशन ली, बहुत इजी इक्वेशन है, उसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमने लिया जिंक, जिंक की रिएक्शन करवाई हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ये रिएक्टेंट है हमारे, इनसे हमारा प्रोडक्ट बना हमारा जिंक डाइक्लोराइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अभी आप ये देखिए, हमें सबसे पहले मेटल लेना है। मेटल मैंने आपको भी पहले लिखवाए थे। मेटल क्या है यहाँ पर? जिंक। जिंक देखिए, जिंक के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं? 1। यहाँ पर भी कितने हैं? 1। जिंक बैलेंस है। इसके बाद लेते हैं हम नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है यहाँ पे? क्लोरीन। क्लोरीन देखिए बैलेंस है या नहीं? यहाँ पे एक नंबर ऑफ एटम क्लोरीन कितने हैं? 1। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्लोरीन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्टेंट में उसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने लगाएंगे 2। इसके बाद यहाँ पे अब ये बैलेंस होगी। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन। लास्ट में हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये इक्वेशन इस टाइम बैलेंस्ड है। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और इससे थोड़ा सा हार्ड लेते हैं एग्जाम्पल, आयरन। आयरन की रिएक्शन करवाई मैंने वाटर के साथ, उससे बनता है हमारा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मेटल कौन सा है। यहाँ पर मेटल है आयरन। आयरन में नंबर ऑफ एटम यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर है 3 प्रोडक्ट में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम बढ़ाएंगे आयरन के, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आयरन बैलेंस है। इसके बाद आता है नॉन मेटल्स, इसमें है नहीं। अब आते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से आप पहले किसी को भी बैलेंस कर लें, तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स 2। बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है 1 और यहाँ पर है 4। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए रिएक्टेंट में 4 लगा देंगे फ्रंट में। अभी ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल बैलेंस है। दिस इक्वेशन इज नाउ कंप्लीटली बैलेंस्ड। देखिए ये ट्रिक इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि कभी कभी एक रिएक्शन में ही दो मेटल्स आ जाते हैं, दो नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो उनको ईजिली हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम मेटल्स पकड़ेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स पकड़ेंगे, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस तरीके से हमारी कोई भी हार्ड से हार्ड इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती हैं, कैसे बैलेंस की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैसे तो केमिकल रिएक्शन के बहुत टाइप हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और उन एग्जाम्पल के बेस पे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इनकी। ये कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर 2-3 केमिकल रिएक्शंस में दिक्कत आती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में।
बहुत दिक्कत आती है। बच्चों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने में दिक्कत आती है कि किस मेटल में और किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हुआ है, दिस एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। तो ये हम आज बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और बिल्कुल क्लियर कर लेंगे इसको। बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन इन रिएक्शंस के टाइप में सबसे इजी रिएक्शन है। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to form a single product is known a combination reaction। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं यानी कि जोड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसको इजी फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो हमने एक रिएक्टेंट लिया X और एक रिएक्टेंट लिया Y और उससे फॉर्मेशन करी हमने प्रोडक्ट की XY। ये हमने X और Y हमने कंबाइन कर दिया और इससे फॉर्मेशन करी एक सिंगल प्रोडक्ट की XY। इसमें रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पे हमने सोडियम के 2 एटम्स लिए हैं, क्लोरीन के 2 एटम्स लिए हैं, इनको हमने कंबाइन किया, हमारा बना NaCl सोडियम क्लोराइड। अभी देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, सारी इक्वेशंस को देखते चलेंगे। इक्वेशन बैलेंस है नहीं, वैसे तो इसमें बैलेंस ही लिख रही है लेकिन मैं फिर भी आपको बताती चलूँगी। देखिए यहाँ पे सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ पे कितने हैं 2। ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक नए प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है। इसका और भी एक इजी एग्जांपल लेकर मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम, उसके साथ हमने ऐड किया ऑक्सीजन और यहाँ पर बना हमारा 2MgO। अभी आप ये देखिए कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। देखिए मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट में 1, ऑक्सीजन में 2। यहाँ पे प्रोडक्ट में मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, ऑक्सीजन में कितने हैं 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन इस टाइम बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं और यहाँ पे 1। तो बैलेंस करने के लिए हमें मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स 2 करने पड़ेंगे। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए अब 2। अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2। ये इक्वेशन इस टाइम बिल्कुल बैलेंस है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है जहाँ पर हमने मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, हमारी फॉर्मेशन हुई यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं विच इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इतनी हार्ड नहीं है, बच्चों को ये भी समझ में आ जाती है। समझ में तो नहीं आती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो ये एलिमेंट डिस्प्लेस किया गया है किस बेस पर किस बेस पे नहीं, तो वो मैं आपको उस टाइम समझा दूंगी। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक हमें सिंपल कंपाउंड दिया जाता है, उसको ब्रेक कर देते हैं हम 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड में। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इजी फॉर्म में करके बताऊं कि XY यहाँ पे हमें कंपाउंड दिया गया है, उसको तोड़ दिया हमने X प्लस वाई में हमने इसको 2 सिंपलर कंपाउंड में तोड़ दिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 सिंपलर कंपाउंड से एक सिंपल कंपाउंड बन रहा था, सिंगल कंपाउंड। यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड से 2 अलग अलग सिंपलर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल लिया है मैंने इसका।
क्योंकि हमें कोई भी अगर एग्ज़ाम में हमें रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें लिखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ लिखिए, तो अच्छा होगा हम ईजी से ईजी एग्जाम्पल लेके चलें जिससे याद करने में भी हमें आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ब्रेक किया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो रिएक्शन है ये हीट की मदद से डिकम्पोज की गई है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पर ये जो एरो लगा होता है यहाँ पर हम लिखेंगे हीट। ये हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंडक्ट की गई है, इसलिए इसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा नहीं कि केवल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में ही होगी, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी कंडक्ट की जाएंगी। कई सारी रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी कंडक्ट की जाएंगी। ये रिएक्शंस केवल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंडर ही आती हैं जिनमें हम हीट अप्लाई करते हैं, लाइट अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। एक मैं आपको लाइट का एग्जांपल देके बताती हूँ कि लाइट की प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर लिया विच इज लिक्विड। इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसको कंडक्ट किया गया है। इससे हमारा ये सिंपल कंपाउंड ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने यहाँ पे हीट का भी पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड लिया, उसको लाइट की प्रेजेंस में लाइटली हमने यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में हम कंडक्ट कराएंगे और यहाँ पर मिलेगा हमको सिल्वर और क्लोरीन। तो यहाँ पर ये एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा 2 सिंपल कंपाउंड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन की तरफ विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थोड़ी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन इतनी भी नहीं। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद हम अपना थर्ड टाइप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से और उसकी जगह ले लेता है। जैसे कि एक तगड़ा पहलवान है और एक बहुत हल्का सा पहलवान है, तो वो इसको आसानी से हरा के इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चलती है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट की चलती है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स अपना आसानी से अपनी जगह छोड़ देते हैं कि बड़े पहलवान आ गए, अब आसानी से अपनी जगह से हट जाओ। एक मैं आपको सिंपल सी फॉर्म में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया है X और यहाँ पर मैंने लिया है कंपाउंड YZ। जब इसके रिएक्शन कराई जाती है तो पता चलता है कि Y इज़ मोर रिएक्टिव देन X इज़ मोर रिएक्टिव देन Y, यानी कि X यहाँ पर बड़े पहलवान है और Y यहाँ पर छोटे पहलवान है। X ने एक धक्का मारा Y को, Y साइड में जाके गिर गया, ये Y को साइड में फेंक दिया और खुद ने X ने Z के साथ उसकी जगह ले ली। Y बेचारा हल्का फुल्का आसानी से हट गया और X ने Z के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना लिया। तो यहाँ पे जो चलती है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की चलती है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को ऐसे ही धक्का मार के साइड में फेंक दिया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल एग्जांपल है जहाँ पर हमने जिंक लिया है Zn और CuSO4। यहाँ पर देखते हैं Zn में से और कॉपर में से कौन ज़्यादा ताकतवर है।
देखिए ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, तो इसमें हमें नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। एक रिएक्टिविटी सीरीज दिखाती हूँ मैं आपको, हमें देखना है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। देखते हैं जिंक, दैट इज जिंक, वेयर इज कॉपर, दैट इज कॉपर। देखिए ये दिखाता है मोर रिएक्टिव, ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव। तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव हुआ? जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब यहाँ पे किसकी चलेगी? जिंक की चलेगी। जिंक ने कॉपर को धक्के मार के साइड में फेंक दिया और कॉपर की जगह ले ली। कॉपर को तो साइड में फेंक दिया और कॉपर की जिंक ने जगह ले ली और बना लिया जिंक सल्फेट। यहाँ पे जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई और कॉपर को साइड में निकाल दिया गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव पे डिपेंड है। अगर आपको मैं ये आपको अभी टेबल सिखाऊंगी, अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाती है तो आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेस तो हो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ, लेकिन वो डबल बार रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे तो सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ इस रिएक्शन में होगा डबल टाइम रिप्लेसमेंट। लेकिन वो जो रिप्लेसमेंट होगा वो होगा आयंस के बीच। आयंस यहाँ पे एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। देखिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। A chemical reaction in which ion get exchanged between two reactant which form a new compound is called a double displacement reaction। यानी कि इस रिएक्शन में आयंस, एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है, उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा और नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। देखिए एक सिंपल सी फॉर्म से समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिया हमने XY और यहाँ पे लिया Z, ये दो रिएक्टेंट लिए। अब इनके बीच में आयंस की एक्सचेंज होगी। देखिए X की कॉम्बिनेशन बन जाएगी Z के साथ और A की बन जाएगी Y के साथ। इन दोनों के बीच में आयंस की एक्सचेंज होगी और बन के आएगा हमारा प्रोडक्ट XZ और YA। इस रिएक्शन को हम मेटाथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, जहाँ पर हमने लिया बेरियम डाइक्लोराइड और लिया है हमने सोडियम सल्फेट, जिससे बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई है और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है। देखिए कैसे बना यहाँ पे लिया था बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे लिया था सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुए और बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई और हमारा ये प्रोडक्ट बनकर आ गया। ठीक है, तो ये चार टाइप जो इसके इम्पोर्टेंट टाइप थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। ये टाइप्स अगर आप एग्जाम्पल्स की मदद से पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, और अगर आप इनको केवल डेफिनेशन पढ़ के और सोचेंगे कि मुझे समझ में आ जाए, तो ऐसे नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही ये समझ में आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ाती हूँ, हाउ टू रिमेंबर अ रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ को कैसे याद करें, स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ को कैसे लर्न करना है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने कुछ ट्रिक बनाई है जिससे टीचर्स भी इसी ट्रिक से याद करवाते हैं और मैं भी आपको इसी ट्रिक से याद करवाऊंगी। काफ़ी अच्छी ट्रिक है और इससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एरो बन रहा है, ये एरो शो करता है लेस रिएक्टिव टू मोर रिएक्टिव। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे हमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ऊपर के कौन से होते हैं? मोर रिएक्टिव, फिर उससे हल्का कम रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर और कम। ये ऐसे रिएक्टिविटी इनकी कम होती चली जाती है। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए एलिमेंट्स पढ़ते हैं सबसे पहले। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आपको 10th क्लास में आ गए हैं तो सबसे पहले आपको 30 एलिमेंट, स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट याद होने चाहिए, जब भी आपका कुछ हो सकता है। 30 एलिमेंट बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रटे होना चाहिए। आपने 9th में जो पढ़ लिया, जो लापरवाही कर ली, अब 10th में आपको सीरियस होना है और 30 एलिमेंट बिल्कुल सीरियस होकर याद करने हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब इनकी ट्रिक याद करते हैं।
देखिए ट्रिक इनकी फर्स्ट लेटर से बनी हुई है, जैसे कि पोटेशियम की प्लीज, P फॉर प्लीज, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, S फॉर स्टॉप, कैल्शियम की कॉलिंग, M की मी, एल्यूमिनियम की A, कार की केयरलेस, Z की ज़ेब्रा, I की इंस्टीड, T की ट्राई, L फॉर लर्निंग, H फॉर हाउ, कॉपर है ही यहाँ पर, S फॉर सेव, G फॉर गोल्ड, गोल्ड है ही यहाँ पे। तो देखते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ अ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है, तो ये आपको मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए, जैसे कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ऑफ ट्राई लर्निंग हाउ टू कॉपर सेव गोल्ड। तो आपको बोला कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, येस और नॉट। तो आप ऐसे उंगलियों पे पढ़ेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी फॉर मैग्नीशियम, और बोला कैल्शियम से कंपेयर करना। फिर दोबारा पढ़ेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, तो यानी कि मी से पहले कॉलिंग आ रहा है, यानी कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो आप इस तरीके से रिएक्टिव बता सकते हैं, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। आप सिंपल तरीके से याद करना चाहेंगे तो वो याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए ये हमेशा ज़्यादातर चीज़ें ट्रिक से ही याद करनी चाहिए, वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तो रिएक्टिविटी सीरीज से ही आप उनको टैकल कर पाएंगे, वरना आप उनको नहीं कर पाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे Zn ही क्यों इसके साथ कंबाइन किया गया, ये क्यों नहीं कंबाइन किया गया, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज रट लेनी है, बिल्कुल रट लेनी है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। फोर्थ रिएक्शन आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मेनली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग बोलते हैं भाई रिडॉक्स रिएक्शन बहुत हार्ड है, लेकिन ये बहुत सिंपल है अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली है क्या। रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ही है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन वेयर देयर आर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीशीज। इस रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन होंगे या लूज होंगे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और जिस एलिमेंट के पास हमारा इलेक्ट्रॉन गया है वो एलिमेंट तो रिड्यूस हो जाएगा, और जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज़ किया गया है, भेजा गया है, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए एक सिंपल सी बात से बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कंटेन अ नेगेटिव साइन, और आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव का मतलब है नेगेटिविटी। किसी के घर में अगर कोई नेगेटिविटी प्रेजेंट है तो वो हमेशा घर रिड्यूस ही रहेगा, नीचे गिरता ही रहेगा, हमेशा उसमें कमी बनती ही रहेगी। लेकिन अगर उस घर से वो नेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन चला जाए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चली जाए, तो वो घर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फलता फूलता रहेगा। तो ये आप एग्जाम्पल से याद करते रहेंगे, कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से एक नेगेटिविटी अगर किसी घर में आ जाए तो वो हमेशा रिड्यूस, कम ही होता रहेगा, और अगर वो घर से चली जाए, वो घर उस नेगेटिविटी को लूज़ कर दे, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद करने की। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उस रिएक्शन में वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाती है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं वो एलिमेंट रिड्यूस हो जाते हैं, और वहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे फिर हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन के एक बहुत सिंपल से एग्जांपल हैं, जैसे कि आयरन पे रस्टिंग होना। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से ही आयरन पे रस्टिंग लगती है, और ऑक्सीजन वहाँ से चली जाती है जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाता है। फिर पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक सेपरेट डिफाइन। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन?
इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर दे, कोई सब्सटेंस अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी और वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। जब भी उस सब्सटेंस पे ऑक्सीडेशन होगा तो उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बढ़ जाएगी। बात आती है रिडक्शन की। व्हाट इज रिडक्शन? इट इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस लीडिंग द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया हमने, जब इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया तो वो सब्सटेंस कहलाएगा रिड्यूस सब्सटेंस, वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यानी कि उस घर में नेगेटिविटी आ गई और उस घर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा गिरती रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हमेशा डिक्रीज होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। इसके और भी हम तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा सकते हैं, इनके और भी सिंपल डिफाइन है। जैसे कि ऑक्सीडेशन की समझाती हूँ मैं आपको। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम है, हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम में अगर हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड हुआ है। जैसे कि एक और एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ऑक्सीडेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये कि ऑक्सीजन ऐड करने पर ऑक्सीडेशन होता है, एक ये होता है हाइड्रोजन रिमूव करने पर ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन रिमूव करने पर भी हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैरी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया H2S, यहाँ पे लिया मैंने H2S। अब इस रिएक्शन में हमारा S प्लस H2, यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन रिमूव हो गई सल्फर से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी कि ऑक्सीजन अगर हम अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं तो भी हमारा ऑक्सीडेशन कंटिन्यू हो रहा है। बात करते हैं हमारे सेकंड रिडक्शन क्या होता है। देखिए रिडक्शन भी ऐसे ही होता है, इसकी भी दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। रिडक्शन में सबसे पहली डेफिनेशन है, अगर हम हाइड्रोजन को किसी भी सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ भी एग्जांपल लिया, S ले लिया और उसमें हमने H2S बना दिया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसका मतलब ये सब्सटेंस हमारा, इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस सब्सटेंस कहलाएगा हमारा। और दूसरी डेफिनेशन है इसकी समझाने की कि रिडक्शन कब हो रहा है, जब किसी भी सब्सटेंस में से हमारी ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाए। जैसे कि यहाँ पर CuO है, CuO, यहाँ पर हमारा बनता है Cu केवल, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है सब्सटेंस में से, ऑक्सीजन निकल रहा है सब्सटेंस में से, तो इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो ये रिडक्शन ऑक्सीजन को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई, इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा ऑक्सीडेशन डिफाइन करने का तरीका, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा डिफाइन करने का तरीका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में से तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीन डेफिनेशन से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है कि हम रिडक्शन को भी तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस में तो रिडक्शन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में तो रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में से तो रिडक्शन हो रहा है। ये तीन तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन बनती कब है। जब उस रिएक्शन में
अचानक दोनों चीज़ हो जाए, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, occur when both oxidation and reduction happen simultaneously, एक साथ हो जाए, यानी कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाए उस रिएक्शन का और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो जाए, जब होगी हमारी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इजी है, इसमें कंप्लीट रिडक्शन हो एक सब्सटेंस का के अंदर रिडक्शन हो, एक सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन हो, जब जाकर हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। द कोर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जिसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पे रिडक्शन हो रहा था। तो जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जब तक हमारे रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। देखिए जैसे यहाँ पे हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, के बीच में हमने एक रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बना हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इससे क्या बना हमारा कि हाइड्रोजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, हाइड्रोजन ने लूज़ कर दिए और वो तो हो गया भैया ऑक्सीडाइज, उसके अंदर हो गया ऑक्सीडेशन। इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, भाई ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। इसके अंदर फ्लोरीन ने ऐड कर लिए, जो इसने लूज़ करे थे वो फ्लोरीन ने तुरंत पकड़ लिए। इसने जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करे दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, वो तुरंत की तुरंत फ्लोरीन ने पकड़ लिए और फ्लोरीन का हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लोरीन के अंदर होगा रिडक्शन, फ्लोरीन कहलाएगा रिड्यूस सब्सटेंस। इससे हमारा बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, 2 एटम हुए हमारे हाइड्रोजन फ्लोराइड के। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, द नेट इफेक्ट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। नेट इफेक्ट क्या पड़ा हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने का, कि हाइड्रोजन ने ट्रांसफ़र करे और फ्लोरीन ने पकड़ लिए। उसका नेट इफेक्ट ये बना कि हमें एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिली, जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बनी और ये रिएक्शन ही कहलाती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हम एक नया एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पहले हम ऑक्सीडेशन करके दिखाएंगे एक सब्सटेंस के अंदर, ये एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन वाली सब्सटेंस को पकड़ेंगे। हमने आयरन लिया, आयरन सॉलिड लिया, उसमें क्या हुआ, हमने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। देखिए जब किसी घर से नेगेटिविटी चली जाती है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिविटी, जब किसी घर से नेगेटिविटी चली जाती है तो वो घर पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद वो सब्सटेंस पॉजिटिव मार्क के साथ शो किया जाता है। ठीक है, उस सब्सटेंस में हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ करे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिविटी आ गई, यानी कि 2 नेगेटिविटी गई तो 2 पॉजिटिविटी आ गई। हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। इसके बाद यहाँ पे ये सब्सटेंस हो गया हमारा ऑक्सीडाइज और इस रिएक्शन में हो गई हमारी ऑक्सीडेशन। इसके बाद पढ़ते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन कैरी करेंगे हम कॉपर के अंदर। कॉपर जिसने 2 इलेक्ट्रॉन वो ऐड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पहले से ही बहुत पॉजिटिव है, अब उसको नेगेटिव होना है। वो पहले से बहुत, वो कह रहा है कि मैं बहुत पॉजिटिव रह लिया, अब मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने छोड़े थे अपने अंदर से, नेगेटिविटी छोड़ी थी, अब वो कॉपर ऐड कर लेगा अपने अंदर। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने छोड़े थे वो ऐड कर लेगा कॉपर अपने अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर हो गया यहाँ पे अब रिड्यूस्ड। इस रिएक्शन में हुए रिडक्शन रिएक्शन हुई, ये इसमें। अब पढ़ते हैं कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई है। देखिए यहाँ पे हमने आयरन लिया था, आयरन से हमारा Fe से बना हमारा Fe2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे हुई है रिडक्शन। कॉपर लिया था, कॉपर 2 पॉजिटिव से बनी है हमारे कॉपर, ये यहाँ पे हुई है हमारी, सॉरी यहाँ पर हुई थी हमारी ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हुई है हमारी रिडक्शन। कॉपर 2 पॉजिटिव से बनी है हमारी कॉपर, क्योंकि यहाँ पे हुई है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आयरन में हुई है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद यहाँ पे गेनिंग जो मेन रोल है रिडॉक्स रिएक्शन में, वो सबसे ज़्यादा
रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यहाँ वो कोई लॉस कर रहा है तो दूसरी तरफ गेन कर रहा है, यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मेन गेम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का। इसके बाद हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को दो तरीके से करके देखते हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने ऑक्सीडेशन की अभी आपको कितनी डेफिनेशन पढ़ाई थी। एक तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग पढ़ाई थी मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। और थर्ड है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पे भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट कर सकते हैं, पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमने वो पहले पढ़ लिया है तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जिंक है, जिंक ने क्या किया, ये रहा जिंक। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन या फिर जितने भी लूज़ कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। ठीक है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और सल्फेट के साथ अपना पेयर बना लिया, बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे बन गया हमारा जिंक सल्फेट। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे तो जिंक कहलाएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और इसके अंदर हुई है ऑक्सीडेशन। फिर इसके बाद हमारा आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे ना, कॉपर उसको बैठा था लेने के लिए, क्योंकि कॉपर ने क्या किया, सल्फर को फेंका साइड में और अपने जिंक से जो इलेक्ट्रॉन छूटे थे उनको गेन कर लिया। गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय कॉपर एटम, कॉपर एटम ने उनको इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, तो कॉपर कहलाएगा रिड्यूस सब्सटेंस और इसके अंदर हुई है रिडक्शन। जो सल्फेट कॉपर ने फेंक दिया था इसके 2 एटम्स पकड़ने के लिए, उसके बाद सल्फेट को पकड़ लिया जिंक ने उसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई। ये हमारी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बन गई यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। देखिए इसी रिएक्शन में पढ़ेंगे हम ऊपर। यहाँ पे लिया हमने जिंक का इस टाइम ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हमने बताया था पिछली स्लाइड में कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है और जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे इस टाइम 0 से अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर अपना इंक्रीज करना है, तो 0 से जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बना 2 पॉजिटिव 2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो इसमें जिंक में हुई है ऑक्सीडेशन। कॉपर का इस टाइम ऑक्सीडेशन नंबर है +2। यहाँ से रिड्यूस होके हमारा कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई है, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो गई, रिडक्शन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली स्लाइड में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा दी थी और यहाँ पे अब मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। देखिए मैंने आपको 2 एग्जांपल के थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन समझाइए, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पे समझाइए, एक ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पे समझाइए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या ढूंढते रह जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है कि नहीं हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है। हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आसानी से दिख सकता है। देखिए अगर हमने किसी के साथ बॉन्डिंग बनाई है, बॉन्डिंग हम जब भी बना सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे जब भी तो हम उसके साथ जुड़ेंगे, हम थोड़ा अपना एटीट्यूड कम करेंगे, जब भी तो हम किसी से अपना कोई भी रिलेशन सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और उसने एक सल्फेट के साथ एक अपना रिलेशन बना लिया। यहाँ पर कॉपर ने क्या किया, अपना और ज़्यादा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सल्फर को छोड़ दिया, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। इसने क्या किया, अपने रिलेशन को तोड़ दिया, कुछ चीज़ों के लिए अपने रिलेशन को तोड़ दिया, तो यहाँ पे बेचारा एक कॉपर अकेला रह गया और यहाँ पे इसके अंदर रिडक्शन हो गया। अब इसके बाद हमारी अगली रिएक्शंस आती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो और एंडो में ज़्यादातर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इतनी ईजी है, कंफ्यूज होने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन में ऐसे हमें शो करके दिखाया है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी इसमें कैसे पता चले कि यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो अब समझाती हूँ मैं आपको।
देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, हीट रिलीज होती है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें हीट रिलीज होगी, यानी कि उसमें प्रोडक्ट बना कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी प्रोडक्ट बना उसमें हीट रिलीज होते हुए इस तरीके से शो की जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी और फिर उससे नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट के अंदर। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर इज इंक्रीज। जैसे कि अब हम मानते हैं कि हमारी बॉडी से अगर हीट रिलीज हो रही है, धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो हमारी बॉडी से जो रिलीज हो रही है वो हमारे सराउंडिंग फैलेगी वो हीट, और वो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट इतना गर्म कर देगी, उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर देगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। हम इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जहाँ भी हम अपना रेफ्रिजरेटर रखते हैं, यानी कि फ्रिज रखते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत गर्म रहता है, क्योंकि वो रेगुलर हीट रिलीज़ करता रहता है, रेगुलर उसमें से हीट रिलीज़ होती रहती है, उसको ठंडा करने के लिए उसमें से हीट रिलीज़ होती रहती है। तो जहाँ भी हमने देखा होगा फ्रिज रखा है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज रहता है, सराउंडिंग टेम्परेचर इज डिक्रीज। आसपास का टेम्परेचर, जैसे कि अब हमारे आसपास बहुत सारी हीट है, उसको हम रेगुलरली एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, अपने अंदर लिए जा रहे हैं, तो हमने अपने अंदर सारी हीट ले ली, तो हमारे जो सराउंडिंग की हीट है वो डिक्रीज हो जाएगी, सराउंडिंग हमारे आसपास जितनी भी हीट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारी हीट तो हमने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, अपने अंदर ले गए हम, तो सराउंडिंग की हीट तो बिल्कुल बचेगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज नेगेटिव फ्री एनर्जी एक्सोथर्मिक में। देखिए फ्री एनर्जी आप आगे चल के पढ़ेंगे, 11th क्लास में आपको केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है और यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव फ्री एनर्जी होती है। तो इस पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये फ्री एनर्जी हमें 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, देखिए अगर मैं रिएक्शंस के थ्रू आपको एग्जाम्पल दूँ, चलिए मैं आपको रिएक्शंस के थ्रू एग्जाम्पल देती हूँ। रिएक्शंस के थ्रू हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है कोई भी चीज़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल, रिएक्शंस के थ्रू। मैंने आपको अभी एक रिएक्शन पढ़ाई थी पिछली स्लाइड में, जिसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, उसकी रिएक्शन करवाई थी हमने वाटर से, और उससे हमारी फॉर्मेशन हुई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और उससे हीट निकली थी, उस रिएक्शन से हमारी हीट इवॉल्व हुई थी। देखिए मैंने उसमें पढ़ाई थी ऑब्जर्वेशन पढ़ाई थी रिएक्शंस के कुछ, उसमें पढ़ाई थी मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये रिएक्शन मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक में आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो ये उसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उससे हीट हमारी इवॉल्व होती है। अब पढ़ाती हूँ मैं आपको एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक का इतना इजी एग्जाम्पल पढ़ाती हूँ जो आपने अब तक शायद याद भी कर लिया होगा। देखिए हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो आपने पढ़ी ही होगी आज अब तक काफ़ी, फोटोसिंथेसिस, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मेरे इस चैनल पर पढ़ी हुई है, इसकी वीडियो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से जाके। मैंने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई है ये, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो इसमें क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पत्ते में, वो लेंगे हम, और सनलाइट यहाँ पर आ रही है। तो ये जो सनलाइट है ये भी एक हीट है, ये भी एक एनर्जी है, हीट है जो एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन के अंदर, जो एब्जॉर्ब हो रही है, और इससे हमारी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी हो रही है ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और वाटर की मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं।
तो ये बहुत इजी एग्जांपल है हमारा एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक बेसिकली क्या है, जहाँ पर किसी भी सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक है, सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से, सराउंडिंग मतलब चारों ओर से एक सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर भी तो हम एक एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट शो कर रहे हैं। तो ये हमारा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सबसे लास्ट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन हमने काफ़ी सुना होगा, बच्चे कहते इस पे कोरोजन हो गया, मतलब कोरोजन होता क्या है। कोरोजन में मेटल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, मेटल्स खराब होते हैं, किस वजह से, रिएक्शंस हो जाती हैं उसमें, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो मेटल्स के कांटेक्ट में आती हैं, मेटल्स के कांटेक्ट में आती है, उनके बीच में रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने से धीरे धीरे उस मेटल का ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है जो हम नॉर्मली पढ़ते ही हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, चांदी की चीज़ों का काला पड़ना, ग्रीनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के कोई भी बर्तन है कॉपर का या फिर कुछ भी है उस पर ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है। देखिए आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना, इसमें क्या होती है, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर पे एक ग्रे कलर की लेयर आ जाती है, ग्रे कलर की लेयर आ जाती है जिसको साफ करवाना पड़ता है। ग्रीनिंग ऑफ कॉपर, इस पे ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जब ये मेटल्स की कांटेक्ट में आते हैं, इनके बीच में रिएक्शन होती है और हमारा मेटल ख़राब होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कोरोजन इज अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद सब्सटेंसेज लाइक मॉइस्चर और एसिड्स। ये इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो कोरोजन एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आपको बेसिकली बताऊं, देखिए हम कभी भी चिप्स लेने जाएंगे, कुरकुरे लेने जाएंगे तो उसका पैकेट हमें फूला हुआ मिलेगा, तो हम उसको हिला के देखते हैं कि इसमें कितनी है, मतलब छोटे बच्चों को तो ये लगता है कि वो पैकेट पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो भरा हुआ नहीं होता, उसमें गैस होती है। चिप्स तो उसमें मुश्किल से 6-7 निकलती हैं, वो पूरा पैकेट खाली होता है, उसमें कंप्लीट नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं उसमें, क्या कारण है, वो क्यों भरते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस, तो पढ़ते हैं रेंसिडिटी होता क्या है। Rancidity happen when fats and oil oxidize, changing their taste and smell. To prevent, antioxidants are added and foods are kept in airtight container. देखिए कुछ भी हमने चिप्स ली, कुरकुरे लिए, कुछ भी लिया हमने, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें फैट प्रेजेंट होता है, उनमें ऑयल प्रेजेंट होता है, जो एयर के प्रेजेंस में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाते हैं, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। उनसे बचाने के लिए हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं और फूड को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देते हैं, हवा भर के उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, देखिए जब उसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। फिर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल है, उसमें मिलाने के बाद क्या होगा, वो कुछ समय तक उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा, कुछ समय तक, सम टाइम, ठीक है, ये नहीं पूरे टाइम तक। अगर आप किसी भी, जैसे मैंने कुरकुरे खोल के रख दिए बहुत टाइम तक, 3-4 दिन तक, तो उनका टेस्ट इतना अजीब सा और स्मेल सी आने लग जाएगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भी कुछ ही समय तक काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हमेशा काम नहीं करते। इसलिए जैसे कोई बड़ा पैकेट आता है, चिप्स का बड़ा पैकेट लाए जैसे हम, तो हम उसको जितना खा लिया ऐसे नहीं खुला छोड़ दें, खुला छोड़ने से वो बेकार होती है, इसलिए हम उसको बिल्कुल क्लोज करके रखना पड़ता है, एयर टाइट कंटेनर में उसको रख दो, या फिर चिप्स के बैग को नाइट्रोजन गैस से भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस से भरने का क्या फ़ायदा होता है, नाइट्रोजन गैस हमारे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बहुत हद तक स्लो कर देती है और फिर बचा कुचा काम उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो कर देते हैं। तो रेंसिडिटी सिंपल यही है। और रेंसिडिटी, जैसे हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि वो रेंसिडिटी से बचे हमारा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं इस चैप्टर की। ये सबसे लास्ट टॉपिक था रेंसिडिटी, इसके बाद कुछ नहीं है।
इसके बाद मैं आपको कराऊंगी इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में ही कराऊंगी और उसके इक्वेशंस जो भी आएंगे उसमें उनको अच्छी तरीके से बैलेंस करना सिखाऊंगी। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है। देखिए ये बहुत उसके कंपैरिजन में मैं बताऊं, अगर वो 100% चैप्टर है तो ये उसके कंपैरिजन में 60% चैप्टर था, 40% उससे इससे वो बड़ा है। इजी है, इतना हार्ड नहीं है। उसमें थोड़ी रिएक्शंस को याद, आप प्रैक्टिस डाल लीजिए अब रिएक्शन याद करने की, क्योंकि आपको अब याद ही करनी पड़ेंगी। केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी। और मैंने आपसे बोला था 1 से 30 तक एलिमेंट के नेम याद कर लीजिए, उनके एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।